साथियों, आपके एसमा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं पुनरावलोकन के पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक कर्तव्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता? दोस्तों, यहाँ कि पालन नहीं किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं पहले टिक कर लीजिए, फिर आप आइए देखते हैं। ठीक है। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो ये करता है बिल्कुल। अगला, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनसे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी करता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन करना, बिल्कुल। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, नहीं, ये नहीं करता, ये काम सरकार का है। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। डिटेल दिया हुआ क्या करता है आप पढ़ लीजिए, पूछ करके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG के कार्यालय का महत्व है, क्या है? CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। CAG की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विमर्श करती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आगे आइए। अगला क्या है? CAG के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो, बिल्कुल सही। अगला क्या है? CAG को ऐसी स्थित निश्चित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके, बिल्कुल नहीं। वो सरकार राष्ट्रपति को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, उसके आगे राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करता है। देखिए जल्दी है, किस में है? CAG 148 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आता है, डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी है किसकी है? संसद की। दोस्तों क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। दोस्तों, अगला आइए। निम्नलिखित में संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है, कौन रहता है? बहुत क्लियर ऑप्शन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। डिटेल देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ वर्णित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है? कौन सा है? 149। देखिए अभी जस्टिस पहले आया है। आगे आइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, मैंने इसीलिए रखा है जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। डिटेल पढ़ लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट डिटेल इसकी है। 148(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ठीक, इसमें 148 में जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर पर मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। क्लियर है? 124(4) में दिया गया है न्यायालय को कैसे हटाया जाता है। डिटेल पढ़ लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है? अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में के कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 ध्यान रखिएगा, द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा संवेदन संसद के में एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में का एक मित्र एवं मार्गदर्शक है, किसका है? लोक लेखा समिति का। दोस्तों
इंपॉर्टेंट है। सीएजी जो है लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक है। आगे आइए, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया? तो सुधा अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य केवल सरकारी लेख तक ही सीमित रख दिया गया। ठीक, किसमें? 1976। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ईयर आता है तो आप ध्यान रखिएगा। अगला ये 1971, देखिए वही क्वेश्चन है। 1971 का संशोधन महालेखा परीक्षक महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवाओं स्थित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। कब हुआ था? 1976 ईयर, देखिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल वही, पहले डिटेल वही, ऊपर डिटेल दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बताना है सही कौन से हैं। तो क्या है? भारत के राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। गलत, राज्यपाल करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपील सलाहकारी अधिकारिता होती है। बिल्कुल गलत दोस्तों। ठीक है, तो ना तो 1 ना तो 2 डिटेल दी है, आप पढ़ लीजिए। 143 और सलाह देता है जो राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? अभी क्वेश्चन आ चुका है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। चलिए पढ़ लीजिए। भारत में रैपिड हाई स्कोप जितना यूजिंग है उतना अधिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात के सीएजी कार्य करते हैं, क्या करते हैं? लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त के संरक्षक के रूप में है। देखिए डिटेल, अम्बेडकर आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ध्यान रखिए, कौन सा गलत है? क्या पूछा गया? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। क्या है? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन नहीं है, मतलब। ठीक है, गलत है। बाकी क्या है? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करना, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन। डिटेल पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, ठीक है, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और संघीय वित्त आते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या बताना है इनका? अच्छा, अग्रता पे क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, क्रम बताना है, तो क्रम देख लीजिए किस तरह है। मुख्य न्यायाधीश पहले है। ठीक, इनमें से संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, फिर निर्वाचन आयुक्त हैं और मंत्रिमंडलीय सचिव हैं। भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी, प्रथमता सारणी में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? देखिए वही आ गया, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ये क्रम दिया गया। पहले क्या है? राष्ट्रपति सबसे पहले है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, अपने राज्यों में, और भूतपूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो इसके हिसाब से अपने राज्य में राज्यपाल। ओके दोस्तों, आगे भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर, ठीक, सिविलियन अधिकारी कौन होता है? वो कौन होता है? मंत्रिमंडलीय सचिव। इससे इनमें से पूछा गया तो सचिव है, वैसे राष्ट्रपति होता है। आगे भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसके हिसाब से भारत का मंत्रिमंडल सचिव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।